यस हेलो। एक सेकेंड, चैट यहाँ आएगी। यस जी अंकिता जी, गुड इवनिंग। यस फैमिली जुड़ी है। 29:30। यस जी। ममता जी, आदिया मलिक जी हेलो गुड इवनिंग। अनीता जी, दिलीप जी ब्लेसिंग्स। यस श्वेता जी, प्राची जी, अभिनव शुक्ला जी, नलिनी तिवारी जी, कोमल जी, श्वेता जी मैं अच्छा हूँ, आप सब कैसे हैं? जी जी पुराने स्टूडेंट हैं, गुड गुड। विनीत शर्मा जी पुराने स्टूडेंट्स हैं। चलिए सभी का स्वागत, गुड इवनिंग, वेलकम। थोड़ा सा इसको इधर घुमा दो, थोड़ा सा जरा 2 मिनट इसको सेट कर लूं कंफर्टेबल वे में। यस, ताकि आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा और क्लास भी ये चलती है। यस हाँ, वेटिंग फॉर योर क्लास, फाइन। यस चलिए, जुड़े हैं शायद अभी कम लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं, बाकी भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। हो सकता है कुछ ना जुड़े, तो जो नहीं जुड़ेंगे वो बाद में क्लास को देख पाएंगे। और जो रिकॉर्डेड सेशन है वो यूट्यूब पे, इस पे एप्लीकेशन पे मुझे लगता है 24 आवर्स के अंदर ये फिर से लाइव हो जाएगा। ठीक है, लाइव के बाद वहां रिकॉर्डिंग जो है वहां दिखाई देगी। जी संजीव जी गुड इवनिंग। 8 नेहा जी, 8 PM टाइम मैंने यूट्यूब पे बताया था, लेकिन किसी कारण बिजी हो गया तो यूट्यूब पे लाइव ले नहीं पाया। 8 से यूट्यूब पे रखेंगे, 9 से यहाँ रखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे देखिए जो 9 PM का टाइम है वो एप्लीकेशन पे सूटेबल इसलिए है क्योंकि 9 PM तक ऑलमोस्ट सभी लोग, भाई जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं या जो भी है वो सब फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर टाइम ये है कि 9 PM टाइम है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी हम बात करें क्या कैसे एक पूरा सेट जो शेड्यूल है हमारा वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर अपनी क्लास को हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, शालू जी मैं अच्छा हूँ। चलिए, सभी लोग पुराने हैं, काफी लोग पुराने हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहूंगा कि अब की बार वो था ना, जैसे मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, बीजेपी ने नारा दिया था, तो अब की बार टीजीटी पार। ठीक, यानी अब के जो कंपटीशन है आपका, ये बचना नहीं चाहिए किसी भी एंगल से। ठीक, बात समझ रहे हैं? करना क्या है, देखिए अब मैं थोड़ा सा फोन को रख दूं क्योंकि कमेंट्स में आपके इधर देख पा रहा हूं। ठीक, अच्छा, ममता रानी लक्षिता के नाम से चैनल है, हु इज माई डॉटर, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। योर न्यू स्टूडेंट, जी नेहा जी वेलकम। देखिए मैं सीधा टू द पॉइंट आता हूँ। ठीक, बाकी बात बीच बीच में होती रहेगी क्योंकि कमेंट्स पढ़ूंगा तो फिर अपनी बात कह नहीं पाऊंगा, क्लास में शुरू नहीं पाएगी। हमें सबसे पहले तो इस क्लास की आउटलाइन क्या है, हमें यहाँ करना क्या क्या है, और किस वे में हम अपनी तैयारी को लेके जाएंगे ताकि हमारा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम ले सके। ठीक, टीजीटी क्लास
इस क्लास में हमें जो मिलेगा, पहली बात तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, कोई ऐसा एस्पायरेंट होगा जो न्यू होगा। इसके लिए ऑलरेडी मैं YouTube पे बता चुका था, जो नए लोग हैं उनके लिए ये क्लास है ही नहीं, क्योंकि एक बार जब तक आप डिटेल्ड में सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस पे वेल वर्स नहीं हो सकते, वहां आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, रैपिड वे में आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। जिन्होंने तैयारी की हुई है, डिटेल्ड स्टडी की हुई है, ऑलमोस्ट जो 22 वाले बैच के एस्पायरेंट्स हैं, जिन्हें लगभग 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, एटलीस्ट अब क्या, अब तो 4 साल होने जा रहे हैं, तो वो सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं आई थिंक सो। तो उन सबको किस तरह से तैयारी करनी है इसको मैं लेके चल रहा हूं, बता के चल रहा हूं आपको। सबसे पहला काम यहां इस बैच में हम करेंगे क्या, लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकैब। कोई भी मैटर यहां डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है वो आपको टू द पॉइंट चीजें बताई जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो भी आपको काम दिया जाएगा उस पे आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। वो एमसीक्यूज एप्लीकेशन में हो सकते हैं, वो एमसीक्यूज हो सकता है एप्लीकेशन में ना हो, एडिशनली आपको पीडीएफ हो सकती है, ठीक, या किसी और फॉर्म में आपको वो एमसीक्यू दिए जाए, वर्ड कॉपी में, पीडीएफ में। ऑलमोस्ट पीडीएफ ही फिर कंफर्टेबल होती है, ठीक, भाई पीडीएफ होंगे या फिर टेस्ट फॉर्म में होंगे। तो जो टेस्ट फॉर्म होगी, पीडीएफ होगी, उसको आपको क्या करना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है आपको प्रिंट निकलवाना है तो वो प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, आप उसको प्रिंट निकलवा के आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक काम, तो यहां लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब, इन तीनों के एक एक टेस्ट आपको डेली यहां दिया जाएगा, एक एक सेट, यानी जो एमसीक्यूज मिलेंगे डेली आपको इन तीनों टॉपिक से मिलेंगे। बात समझ में, यानी आपको एटलीस्ट एक जो सेट है यहां पर, जो एप्लीकेशन में है, अगर प्रैक्टिस यहां टेस्ट की बात करें तो वहां पर अप्रॉक्स 25 एमसीक्यूज है एक एक्सरसाइज में, ठीक। तो 25 25 25 यानी एक एक सेट आपको दिया जाएगा यहां, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, एप्लीकेशन के अंदर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्योंकि वहां पे अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको एग्जाम लाइक फील होगा। आपने टेस्ट खोला, टेस्ट खोलने के बाद आपने उसको करना शुरू किया, जब कर चुके होंगे फिर आपने उसको सबमिट कर दिया, जब आप सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर क्या आ रहा है वो आपको पता लगेगा, कितने क्वेश्चन आपके लोग हुए वो आपको पता लगेंगे, और आपको कितना टाइम आपने लिया वो आपको पता लगेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एग्जाम की जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ चलेगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस, अब सपोज कीजिए यहां आपको लिटरेचर के 25 क्वेश्चंस मिले एमसीक्यूज, इन 25 सेट्स को, इन 25 क्वेश्चंस को जब आपने करना शुरू किया तो हो सकता है यहां 4 to 5 क्वेश्चंस आपको ना आते हो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, यानी फिर आपने दोबारा उस टेस्ट को किया। ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन का सेट है तो बहुत ज्यादा अगर आपको टाइम लगेगा तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में एक टेस्ट आप कर पाएंगे। अगर फ्रेंडली नहीं है तो हो सकता है शुरू में आपको 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, लेकिन अगर 10 मिनट भी आपको लग गई इस 25 एमसीक्यूज को करने में, तो जब आप सेकंड टाइम करेंगे, उसको रिपीटेड मैनर में करेंगे, तो 10 से वहां टाइम आपका 8 मिनट 7 मिनट हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे, जो आप गलत कर रहे थे, उन क्वेश्चंस को आपको, एक तरीका है कि उनको आपको ट्रेस आउट कर लो, उनको आप पेन डाउन कर लो। दूसरा तरीका है वहीं ऐप पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। फिर आपको करना क्या है, जब आपने ये देखा इन 25 एमसीक्यूज में मुझे 4 to 5 एमसीक्यूज ऐसे मिले जो मुझे नहीं पता है, या जो नए क्वेश्चंस हैं, या जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे डाउट है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें जब आपको टेस्ट करना है तो यहां तुक्का बिल्कुल नहीं मार के चलना है। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल कोई गैस नहीं करना है। वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं
उनको आप सबमिट कीजिए और क्वेश्चन करिए। ठीक, जो नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को बताया मैंने, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या कुछ नहीं कर रहे तो 5-7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपने पेन डाउन कर लिया, लिख लिया। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक सेट से 25 क्वेश्चन से आपको 5-7 क्वेश्चंस आपको मिले, वो आपने लिख लिए। इस तरह से आपके पास डेली जब आप काम करते जाएंगे तो पैरेलल आपके पास क्वेश्चंस होते जाएंगे, जिसको आपको पता ये लग जाएगा कि हाँ ये पोर्शन हमारा ऐसा है जिसमें हम तैयार नहीं है, जिसमें हम कमजोर हैं, इस पे हमें एडिशनल मेहनत करनी है। यहां पर ठीक, अब यहां पर जो एमसीक्यूज हैं इनमें देखिए दोनों चीजें मिलेंगी आपको, इजी क्वेश्चंस भी है, मॉडरेट भी है और डिफिकल्ट भी है। ये जो टेस्ट है इसमें हर चीज आपको मिलेगी। ठीक, जितने क्वेश्चंस यहाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है, बहुत सारे अपने से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ले रखे हैं। बहुत सारे, मैं ये कहता हूं अगर आपने ले रखे हैं तो अगर आपने लेने वालों की संख्या अगर हम 100 मान लें तो 100 में से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो ले तो लिए लेकिन कभी पूरे नहीं करके देखे टेस्ट। हाँ, टेस्ट जब लेता है आदमी 2-4-5-7 बार करता है, उसके बाद वो एक तरफ चले जाता है। ठीक, अमूमन हमारी टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, मेरी भी ये टेंडेंसी थी जब मैं आपकी तरह एस्पायरेंट था, कि जो चीज अपने पास है उसको छोड़ के बाकी मैटर इधर का उधर का यहाँ का वहां का वो सारा हमने कंपाइल कर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसमें क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, नया क्वेश्चन। अरे भाई जो अपना मैटर है उसको तो पढ़ लो पहले, बात समझ लेना। तो अब पहले जितना पार्ट हमारे पास है, जितनी चीजें हमारे पास है उसको कवर कीजिए। एडिशनल आपको जो कर रहे हैं, देखिए एडिशनली जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप उस लेवल पे हैं, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां मैं क्यों खड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं, आप यहां जब तैयारी करेंगे आपकी जो वीकनेसेस आएंगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डाउटफुल होंगे, उन सबको, उन सबका जो आपका डाउट है वो रिमूव करने के लिए, इसी के साथ साथ आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस देने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। और देखिए रेगुलर प्रैक्टिस होगी, ठीक, और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक वे में हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट वहीं से आएगा। जो गैप्स हो रहे हैं, आता सब कुछ है लेकिन हम एग्जाम में परफॉर्मेंस हमारा नहीं हो रहा है, उसको यहां से हम दूर करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज बड़े अच्छे से ये आप समझ लीजिएगा, इसमें जो मेहनत करनी है वो अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी है। मैं तो एक मेंटर हूं, मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि ये रास्ता ऐसे नहीं जाइए, आप घूम आप ऐसे यहां से शॉर्टकट लगा के चले जाइए, या ऐसे आप ये वाला रास्ता है इधर से मुड़ के आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे रास्ते पता है। जो रास्ते आपने नहीं देखे, जिनको आपको जाना है, मैं उसको गुजर चुका हूं, तो मैं आपको एक टॉर्च बेरियर हूं, आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूं। मेहनत आपको करनी है, मेरा काम है आपको जगाना, आपको एक सही डायरेक्शन देना। और आज पहला दिन है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी, अपनी नोटबुक, आज उस पर बिल्कुल अपने आराध्य देव का नाम लिख के, अपने इष्ट देव का नाम लिख के कि आज पहला दिन है, आज यहाँ क्लास से जुड़े हैं, तो यहाँ आज हम सिलेक्शन पाके ही यहाँ इस क्लास को जुड़ने का मतलब यह है कि हम सिलेक्शन यहां से पाके जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। बस मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा, मैं जो बता रहा हूं, जितने एमसीक्यूज मैं दे रहा हूं, भाई मैं रेगुलर आपको काम दूंगा, रेगुलर मैं आपको लर्न करने के लिए दूंगा, रेगुलर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यूज भी दूंगा। तो कोशिश ये रहेगी कि पहले आपको एक क्वेश्चंस ऐसे दूंगा, पीडीएफ भी दे रहा हूं तो उसमें केवल क्वेश्चंस हो, राइट, चाहे वो 25-25 सेट की हो, मैंने 4 सेट आपको दे दिए, ठीक है भाई आज का होमवर्क है, आपको ये करना है, राइट। अब करना है, नेक्स्ट डे आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा, अपने आप नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर आ गया, उससे दिमाग में जोर नहीं पड़ेगा, पीडीएफ भी है, क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं। बात समझ रहे? तो आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे, और जब आंसर्स आपको मिलेंगे तो आपको डेली अपना इवैल्यूएशन आप करते चलेंगे। इसी के साथ साथ तो बात समझ में आ गई, डेली हम आपको लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब, इनके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या एप्लीकेशन में हो, पहली चीज, ठीक। इसके अलावा
यहां पर एक बात तो ये हो गई, दूसरा काम हमें क्या करना है, वीकली, यानी एवरी संडे एक एप्लीकेशन पर 125 एमसीक्यूज का एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा, जो स्पेशली टीजीटी के लिए डिजाइन होगा, जिसमें आपका कंप्रिहेंशन भी होगा, एक बैलेंस्ड पेपर होगा, इम्बैलेंस नहीं। ऐसा नहीं एग्जाम में कभी कभी इम्बैलेंस आ जाता है, कभी परसेंट का क्वेश्चन नहीं आया तो एक भी नहीं आया, कभी आ गया तो 20 क्वेश्चन परसेंट के रहती है। एक बैलेंस्ड पेपर ऐसी उम्मीद की जाती है कि एक बैलेंस्ड पेपर एग्जाम में आएगा। वो बैलेंस्ड पेपर आपको हर हफ्ते, हर संडे को आपको करने को मिलेगा, ठीक है। आप कंफर्टेबल वे में अपने अकॉर्डिंग, अच्छा अब करने को मिलेगा। इसमें देखिए दो चीजें हैं, आपके सजेशंस में ले लूंगा। जी नेहा जी, स्टडी मटेरियल यहां कोई ऐसा नहीं है जिसके पास स्टडी मटेरियल ना हो, लेकिन जो एडिशनल स्टडी मटेरियल है वो मैं यहां आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक। आपको प्रिंटेबल की जरूरत है, प्रिंटेबल फॉर्म में होगा, आप डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, अपना आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये जो 125 का फुल लेंथ एग्जाम पेपर होगा, इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है। दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आपने अपना टाइम सेट कर दिया, किसी भी टाइम आप एनी टाइम इस टेस्ट पेपर को कर पाएंगे। एक तरीका, भाई मैंने टेस्ट कह दिया, भाई आप संडे है, संडे में कह दिया आपको कि 10 बजे सुबह ये टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, तो 10 बजे के बाद जब आपको टाइम मिल रहा है आप यहाँ टेस्ट को कर लीजिएगा, 125 क्वेश्चंस। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, जब करेंगे तो एक साथ उसको लेकर बैठिए, ठीक है। वन सिटिंग में उस क्वेश्चन पेपर को करिए, सबमिट कीजिए और अपना स्कोर चेक कर लीजिए क्या आपका स्कोर रहा है, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपने गलतियां की, राइट। ये काम हम कम से कम शुरू के 1 to 4 टेस्ट पेपर्स में ये काम हम करेंगे, एवरी संडे टेस्ट पेपर, ठीक। 125 क्वेश्चंस का। इसमें क्या होगा, जब आप टेस्ट करेंगे आपको पता लगेगा भाई वहां तैयारी कितनी हो रही है, राइट। सही क्वेश्चन भी सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, है ना। इजी क्वेश्चन में तो कहीं अटक नहीं रहा हूं। दूसरा काम ये करेंगे, जब कम से कम 4 टेस्ट पेपर कर चुके होंगे, उसके बाद हम इन टेस्ट पेपर को एक लाइव मोड में ले आएंगे, एक उस मोड में ले आएंगे जिस मोड में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपकी होती है, ठीक। उसमें क्या होगा, एग्जैक्ट कि भाई इस टाइम से ये आपका टेस्ट पेपर एक पर्टिकुलर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जो भी आप लोग चाहेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम सेट कर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये पेपर लाइव रहेगा, इस टाइम से शुरू हो जाएगा और 2 घंटे के लिए ये सपोज कीजिए जैसे 10 से मान लो 10 से 12 बजे तक ये टेस्ट पेपर रहेगा। इन 2 घंटे में आपको क्या करना है, ठीक 10 बजे बैठ जाना है और इन 2 घंटे को लेके आपने उस टेस्ट पेपर को कर देना है, बिल्कुल एग्जाम लाइक फीलिंग आपको यहाँ आ जाएगी। केवल फीलिंग ही नहीं, देखिए इसको जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको अंतर, जब आप पहला टेस्ट पेपर करेंगे उसके बाद से ही आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हर हफ्ते टेस्ट पेपर करने का मतलब क्या है, हम एग्जाम के करीब पहुंचना, ठीक। इसी के साथ साथ भाई 2 बातें हो गई, डेली आपको यहां मैटर मिलेगा, तीनों चीजें, ठीक। इसके अलावा यहां जो क्लास है, अब बात ये आ रही होगी कि हम क्लास कब पढ़ेंगे और क्लास कब पढ़ेंगे, तो क्लास में हमें क्या मटेरियल मिलेगा, ठीक, और क्या मटेरियल मिलेगा तो कैसे हमें उसको याद करना है। मैंने याद करने के लिए मैंने बताया जो भी मैटर मैं दूंगा मैं आपको बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म में दूंगा, फालतू नहीं, टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट मैटर। इसको लीजिए, पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना है उसको लेके हम
मैं पढ़ाऊंगा, आपको उसको पढ़ना है और देन इस पे प्रैक्टिस सेट आपको लगा लेंगे। प्रैक्टिस सेट पहले दिन से ही आपको मैटर मिलना शुरू हुआ, क्लास मेरी शुरू हुई और आपको फिर क्या हुआ, मैटर मिलना शुरू हुआ और आपने काम करना शुरू कर दिया, राइट। क्लास में देखिए अब एक चीज और है, चूंकि हमें यहाँ केवल लिटरेचर को कवर नहीं करना, केवल ग्रामर कवर नहीं करनी, हमें ओवरऑल सारी चीज हमें कवर करनी है। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, शेक्सपियर साहब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बायोग्राफी में 3-4 दिन निकल गए, फिर कम से कम 12 से 15 इंपॉर्टेंट प्लेस भी मुझे कराने होंगे, तो 15 दूनी 30 दिन, कम से कम 2 दिन में एक प्ले निपटेगा, 30 दिन तो पता लगा 2 महीने का काम, 1.5 महीने का काम हमारा शेक्सपियर साहब अकेले की गए। और बाकी उसके बाद मैं कहूँ अच्छा बाकी चीजें अपना निपटा लो, अपना ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। यहाँ मुझे आपको, मैं यहाँ हैमलेट पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। किसी को कोई डाउट है, नहीं पढ़ा है, पूरा लेक्चर पढ़ा है 4 घंटे का, पूरा हैमलेट पढ़ा रखा है मैंने, 2x पे जाइए, यूट्यूब चैनल खोलिए, फटाफट से 2 घंटे में पूरा लेक्चर देख डालिए, तैयार हो गया लेक्चर। भाई यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ, वहां भी मैं समझा रहा हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस ऑथर में जो मुझे हैमलेट में लग रहे हैं भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने शायद ना पढ़ी हो या टच हो, तो मैं आपको वो दूंगा, राइट। फालतू नहीं दे रहा हूं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक। और चूंकि हमें तीनों चीजों को कवर करना है, ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर, तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम मंडे ट्यूसडे इन 2 दिन में हम लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक। इन 2 दिन में हम लिटरेचर पढ़ेंगे। आपके कमेंट्स नहीं देखे भाई, मैंने सारे वीडियोस देख रखे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। लाइव में कंप्रेस्ड फॉर्म में शॉर्ट वे में समझा दीजिएगा, जी जी जी, शॉर्ट वे में ही समझाना है, डिटेल में कुछ नहीं समझाना है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। वॉइस इकोइंग हो रही है थोड़ा सा, हाँ रूम में इको है, इसका एक आधी क्लास एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन करा दूंगा मैं। हाउ टू वॉच द क्लास, देखिए एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में क्लास दिख रही है, किसी को गाइड कर दीजिएगा अगर किसी को पता है तो, ठीक है जी। आलिया जी बिल्कुल एग्जाम ही क्रैक करना है हमें, राइट। इन 2 डेज में पहले हम लेंगे लिटरेचर, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे एक दिन लेंगे हम ग्रामर, और एक दिन लेंगे हम थर्सडे वोकैब। और जो हमारी क्लास होगी, अब अमूमन भाई 9 से 10, 10:30 तक आप फ्री होकर बैठिए, 1 से 1.5 घंटा कम से कम क्लास में लगना ही लगता है, 1 घंटे से कम तो क्लास आपकी लगनी है, ठीक। ये एटलीस्ट आपकी 4 यहां आपको क्लास मिलेगी पर डे, पर वीक, नॉट पर डे, ठीक। स्टडी मटेरियल आपको यहां तीनों चीजों को मिलेगा। बाकी जो 3 दिन होंगे, इन 3 दिन में एक दिन आपको मिल गया प्रैक्टिस सेट के लिए, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के लिए, संडे का दिन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लेके हमें चलना है। और सबसे बड़ी बात एक है, एक मैं बता दूं आपको, कहीं नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज मैं बता के चल रहा हूं, लग रहा हाँ ये मुझे नोट करनी है, उसको साथ साथ पेन डाउन भी आप करते चलिएगा। इसी के साथ साथ क्या करना है, जब हम यहां काम कर रहे हैं तो 6 दिन में हमने जितना काम किया, ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर, 6 दिन में जितना हमने काम किया, जितना हमने पढ़ा, 7th डे में इन 6 डेज की जो हमारी वीकनेसेस थी, जो हमारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें नए मिले हैं, जो हमने आज तक नहीं पढ़े, जो हमने लगा कि हाँ यहाँ पे हमारी एरर्स हो रही है, हम कॉमनली हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको आपको लेना है और 7वें दिन उसको आपको रिवाइज करके चलना है, ठीक। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है डेली के डेली रिवाइज करना चीजों को, जो चीज आप आज भूल रहे हैं वो कल आप याद कर लीजिए, फिर परसों आप याद कर लीजिए, देन उसको 1 वीक के अंदर आप रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, ठीक।
तो उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलती है। बात समझ में? तभी हमारा जो मोटिव है, जिस पर्पज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो पर्पज हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, आर यू रेडी? बताइए रेडी है कि नहीं है तैयार करने के लिए, मैटर पढ़ने के लिए। एलटी में ग्रामर और वोकैब देखिए, राधे कृष्णा जी कहां से क्या आया, मैंने फिर क्या कहा कि क्या आया, एग्जामिनर क्या पूछता है, इस पे आपका कोई राइट नहीं है। इस पे आप कहीं से भी कोई क्लेम ये नहीं कर सकते कि भाई आपने लिटरेचर के क्वेश्चंस कम क्यों पूछ लिए, ग्रामर के ज्यादा क्यों नहीं पूछे। तो ये आपका तो कंसर्न है ही नहीं। आपको तो अपने आपको हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए मजबूत करके आपको जाना है, सारी चीजों पे मास्टरी करके तब आपको एग्जाम में बैठना है। पेपर बैलेंस जाए या इम्बैलेंस जाए, आपको हर स्थिति के लिए तैयार होके जाना। और जब हर स्थिति के लिए तैयार होंगे तो फिर सिलेक्शन आपका होगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ इसमें ये नहीं आया या उसमें वो नहीं आया, तो उसको मैं सलाह दूंगा, उसको आप बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिएगा। एक चीज इसके अलावा, फ्राइडे सैटरडे आपकी सेल्फ स्टडी, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा काम ये करना है आपको, एक यहाँ आपको इसी कोर्स के अंदर एक चैट का ऑप्शन होगा, जहां आपने ग्रुप भी क्रिएट कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक। उस ग्रुप पे मेरी एक पर्सनल राय है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जिसमें आपको कुछ डाउट है, वहां एक दूसरे से आप अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ 500-700 लोगों की भीड़ नहीं होने वाली है। यहाँ कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, वो लोग हैं जो सिंसियर है पढ़ाई के प्रति, ठीक है। देखिए, मैटर आपको फ्री में मिल जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब हम कहीं कोई चीज खरीद के लाते हैं, हम कहीं पे करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो हमारा टाइम पे करे या मनी पे करे, तो फिर हमारा अटेंशन वहां ज्यादा होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, वहां उस ग्रुप में आप जुड़ के अपने टाइम को, अपनी जो चीजें हैं, आपको कहीं किसी कोई क्वेश्चन है, कोई गड़बड़ है, कुछ है नहीं समझ आ रही चीजें, वहां डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी डिस्कशन वहां बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपसे सलाह है, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी करेंगे फिर चैट करते रहेंगे, फिर चैट करने के लिए नहीं है। कहीं चैट करने से अच्छा किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात कर लीजिए, कम से कम टाइम तो कम वेस्ट होगा। बात समझ ना? तो एक हेल्दी डिस्कशन आप वहां कर सकते हैं। हाँ, क्लियर हो गया? यहां ये सारी चीजें कहां क्या हमें करना है ये मैंने बताया। इसके बाद जी अपूर्वा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होंगी आप, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। वेरी वीक स्टूडेंट, स्वाति जी वीक नहीं है। आज दिन जुड़िए तो सही क्लास में, आपको अपने आप में फर्क दिखने लगेगा। देखिए, सेल्फ स्टडी के टाइम आपको जो डाउट्स हैं उसके क्लियर होने के लिए, भाई आप ये राम किशोर जी कह रहे हैं, रामकृष्ण राय जी, कि सेल्फ स्टडी के टाइम आपके जो ग्रामर के डाउट्स हैं उनको पेन डाउन कर लीजिएगा ना, कई चीजों को पेन डाउन कर लीजिएगा। पेन डाउन जब आपको लगे 10 15 20 इकट्ठे हो गए, मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा। उसके बाद आपके सबके डाउट्स इकट्ठा करके उनके क्लास, सबको इकट्ठा करके एक साथ उनको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा ना करें कि क्वेश्चन देखा और बस सर इसका क्या होगा, सर इस पहले किसी क्वेश्चन को आपको नहीं आता है, पहले ट्राई टू फाइंड आंसर योरसेल्फ, अपने आप कोशिश करिए उसका आंसर ढूंढने की, ठीक है। उसके बाद जब आपको लग रहा है नहीं पता, फिर मेरी आप हेल्प ले सकते हैं। जी जी रीता जी, आपका कमेंट विजिबल हो रहा है, पहला वाला नहीं देखा मैंने क्योंकि कमेंट्स में पढ़ ही नहीं रहा था, मैं अपनी बात किया। अब हमें यहां से सबसे पहली बात यह है कि जो आज लिटरेचर की हमारी क्लास है, इस लिटरेचर में हमें शुरू क्या करना है।
जी जी, सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं, ये चैट मुझे दिख रही है सबकी। रचना जी क्यों नहीं होगा, सोचिए ना क्यों नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, राइट। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिर आएंगे हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, फिर आएंगे हम लिटरेरी टर्म्स, ठीक। और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऑथर्स पे, और ऑथर्स में भी हमारा जो क्रम रहेगा वो ये रहेगा, पहले हम वर्ड्सवर्थ साहब ले, मिल्टन ले, गाल्सवर्दी ले, और सबसे लास्ट में हम स्टडी करेंगे सबसे बड़े ऑथर को, विलियम शेक्सपियर को, ये मानते हुए कि एग्जाम के लगभग 1 महीना पहले से हम कम से कम टाइम शेक्सपियर साहब को दे पाए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। शेक्सपियर में अगर हम उलझ गए तो पता लगा कि हम किसी तरफ के नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कोई सभी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, 4 to 5, 4 to 6 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट इस टॉपिक से आते ही आते हैं, जिस टॉपिक को हम शायद करते ही नहीं है। क्योंकि जब भी हमारी लिटरेचर की बात होती है तो शुरुआत हमारी वर्ड्सवर्थ से, शेक्सपियर से होती है, वर्ड्सवर्थ पे होती है, और मिल्टन तक पहुंचते पहुंचते फिर 1-2 दिन में लिटरेरी टर्म्स पढ़ लिए, हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमारा काम खत्म हो गया, ठीक। ऐसे नहीं, यहां से हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। शुरुआत करनी है बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आधा घंटा मुझे हो गया, कहां करना है, क्या करना है, उन सारी चीजों को हमने। सुनील जी, शायद ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउ ना हो ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। और अलाउ अगर नहीं होगा तो मैं चाहते हुए भी उसको नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि ये ऐप का फीचर है, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो वहां मुझे लगता है स्क्रीनशॉट वहां आपका स्क्रीनशॉट अलाउ हो जाता है। फटाफट से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यहां से पढ़ते चलते हैं। जितना ही मैटर है ये टू द पॉइंट है, सारी काम की चीजें इसमें है, फालतू कुछ नहीं है। जी 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 नीलू जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे जो आप अपना बेटर सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो बेस्ट है वो सोच रहा हूं, मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। यस, आ जाए टू द पॉइंट। बात समझ में आ गई, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और दूसरी बात ये है, ये कभी कमेंट मत कीजिएगा कि हाँ सर क्लास किस टाइम शुरू होगी, किस टाइम नहीं। क्लास एग्जैक्ट 9 बजे शुरू होगी। किसी कारण अगर लग रहा है हाँ मैं बिजी हूं, 9 बजे नहीं क्लास ले पा रहा हूं, तो आपको 9 के बाद 9:30 होगा, 9:45 होगा, जो टाइम होगा आपको नोटिस बोर्ड आता है आपके ऐप पे ही, वहां आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या एसएमएस आ जाएगा, जो भी होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर क्लास 9 बजे शुरू नहीं हो रही है, ठीक है। 4 डेज अप्रॉक्स आपको क्लास रहेगी। 2 से 3 डेज हमारे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे, एक दिन हमारा क्वेश्चन पेपर के लिए, 2 दिन सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे। एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह रहेगा, एग्जाम नजदीक होने पे क्लास 5 डेज रहेगी, 7 डेज रहेगी, उसको बाद में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वहां मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी। जहां लगेगा कि हाँ हमें क्लास ज्यादा देनी है तो वहां ज्यादा भी दी जाएगी, जहां लगेगा कम देनी है तो वहां कम भी दी जाएगी, जहां लगेगा हाँ भाई वोकैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं आपको, तो केवल आपको पढ़ के काम चल जाएगा, तो केवल पीडीएफ देकर भी काम चलाया जा सकता है, राइट। लेकिन कुल मिला के जो बेस्ट वे होगा वो आपके साथ यहाँ बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट वे यहाँ ट्राई किया जाएगा आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। इसको पढ़ते चलिएगा फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलने जाएंगे, ठीक। इस क्लास के बाद आपको क्या इस टॉपिक के, अच्छा हाँ एक चीज और है, एक चीज मैं बतानी भूल गया आपको,
यहां अब एक चीज आएगी कि जैसे हमने यहाँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुरू कर दी, तो इसके जो एमसीक्यूज हैं, इस पूरे टॉपिक के एमसीक्यूज ये मान के चलिए 150 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो उन एमसीक्यूज को करने के दो तरीके हैं भाई। या तो हम क्या करें, डेली मैंने क्लास ली, आपको 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का बंच मैंने आपको दे दिया, भाई ये है पढ़िए। हो सकता है उसमें वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हो जो इसी क्लास में अगली वाली क्लास में डिस्कस होने वाले, ठीक है। तो उसको लेके कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है मैंने 20 पेज वो यहाँ 100 लाइन पढ़ाई तो उनपे मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं सब पे, फिर मैं आपको दूं, है ना। क्वेश्चन फ्रेमिंग तो यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ तो इंगेज रखना मैटर नहीं है। यहाँ मैटर है कि आपका जो इंगेजमेंट है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो, ठीक है। वो एक ऐसी डायरेक्शन में हो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, फालतू नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें अब आपको जैसे आज क्वेश्चन मिले, मान लीजिए चलो ग्रामर का मिल गया, वोकैब का मिला, वोकैब का क्या दूंगा भाई, वोकैब तो आपके पास क्या है, सिनोनिम्स दिए जा सकते हैं, एंटोनिम्स दिए जा सकते हैं, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं। और जब वो टॉपिक डिटेल में चलेगा, मान लीजिए हम यहाँ वोकैब का पोर्शन हम कर रहे हैं, वोकैब की हमारी क्लास चल रही है, तो उस क्लास में वहां ज्यादा क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन पैरेलल जो माइनर टॉपिक्स हैं उनको आप उन्हीं के साथ साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, मान लिया मैं अभी लिटरेचर के क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको ग्रामर के क्वेश्चन दे दूं, मैं कह दूं चलिए आज नाउन नंबर्स है उसके क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तो इजीली कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक पढ़ा पढ़ा है। सिनोनिम से सॉरी सिनोनिम का नाम आ रहा है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना जानते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। पीडी सब कुछ यही मिलेगा मेरे भाई, पीडीएफ भी यही, यहाँ लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, एक कंटेंट का ऑप्शन आएगा, कंटेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद ये जो लाइव क्लास है, अभी लाइव आप देख रहे हैं, और हो सकता है कि 1 घंटे बाद जब इस क्लास को ढूंढे आपको ना मिलेगी, तो इसको एप्लीकेशन का एक अपना प्रोसेस है, इसको डेटा को अपलोड करने में ये कहते हैं कि 24 से 48 आवर्स लेते हैं, लेकिन अमूमन 7-8 घंटे बाद ये क्लास वहां दिख जाती है। फिर बाद में क्लास देखने का एक फायदा और होगा आपको कि आप स्पीड को यहाँ फास्ट करके या डेटा सेवर मोड पे जाके आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। जिसको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं लाइव क्लास, कोई बात नहीं, बाद में इसको देख सकते हैं, ठीक है। यस, पोएट्री ग्रीक है पोएसिस, जिसका मतलब होता है मेकिंग। पोएट्री को, पोएट्स को मेकर्स कहा जाता है, वेट्स एक वर्ड आता है, वेट्स यानी मेकर्स, क्रिएटर्स, ठीक। पोएट्री के लिए ग्रीक वर्ड है पोएसिस, नोट करते चलिएगा, है ना, नोट करते मतलब टेंशन देते चलिएगा, बाद में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप स्पेशली देख सकते हैं, ठीक। बहुत सारी डेफिनेशंस है पोएट्री की, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है फिलिप सिडनी ने कहा है, अ स्पीकिंग पिक्चर विद दिस एंड टू टीच एंड डिलाइट, कि एक ऐसी पिक्चर, बोलने वाली पिक्चर, जिसका मतलब है, जिसका जो अंत है वो क्या है, टू टीच एंड डिलाइट। पोएट्री डिलाइट देती है, पोएट्री आपको शिक्षा देती है, पोएट्री के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं और हम प्रसन्न होते हैं, राइट। स्पीकिंग पिक्चर किसने कहा, फिलिप सिडनी ने कहा। कॉलिंस ने कहा कि क्या बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, सबसे अच्छे शब्द होते हैं जो सबसे अच्छे ऑर्डर्स में होते हैं। ये है एसटी कॉलिंस साहब का कहना, और कह रहे हैं कि दैट सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर, इसमें एक सिंथेटिक और मैजिकल पावर होती है, टू व्हिच वी हैव एक्सक्लूसिवली एप्रोप्रिएटेड द नेम ऑफ इमेजिनेशन। क्लियर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नेम ऑफ इमेजिनेशन में हम इसको ले जा सकते हैं। वर्ड्सवर्थ ने स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, क्लियर, इसको जो पावरफुल फीलिंग्स है, किसी एक ऑथर ने कहा है कि कुछ ना लिखना है, कुछ लिखना है तो ना लिखना सीखो। विष्णु प्रभाकर नाम सुना होगा आपने, आवारा मसीहा लिखी जिन्होंने, ठीक। तो उन्होंने कहा एक बार, क्या कहा कि अगर आपको कुछ लिखना है तो कुछ ना लिखना सीखो। अब ना लिखेगा आदमी, फिर लिखना सीखो। इट मींस क्या है कि पोएट्री इज पावरफुल ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो
पावरफुल फीलिंग्स जब होती हैं आपकी, तो उनका एक स्वतः ही स्फुटन होता है। जब आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती जाएगी और वो आवेग आपके अंदर आते जाएंगे, तो स्वतः ही वो फूट पड़ेंगे, और जो स्वतः फूटते हैं उनको आप कहते हैं पोएट्री। क्लियर? क्योंकि फिलिप साहब ने कहा है, सर फिलिप सिडनी ने कहा है कि पोएट्री जो है, पोएट्री में ऐसा नहीं है कि अगर मीटर आपको मिल गया और आपको राइमिंग मिल गई तो उससे आपकी पोएट्री बन गई, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के काला कोट पहनने से आदमी कोई लॉयर नहीं बन जाता, राइट? ऐसा नहीं है आपने आपको राइमिंग लिख दी तो कोई पोएम बन जाएगी, राइट? स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि फीलिंग कन्फेसिंग इटसेल्फ टू इटसेल्फ इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। एक ऐसी फीलिंग जो निकलती है मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड से। जी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, यहाँ मुजफ्फरनगर जिले के ये रहने वाले थे। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस थोड़ी इको हो रही है, कल इसकी भी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है ना? एक दिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, हाउस होल्ड आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट? तो फीलिंग कन्फेसिंग इटसेल्फ, एक फीलिंग्स जो कन्फेस कर रही है स्वतः ही टू इटसेल्फ इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। किसके? सॉलिट्यूड के मोमेंट में, एकाकीपन के मोमेंट में। जब आप अकेले होते हैं, जब आप एकांत होते हैं, एकांत में होते हैं, तब क्या होता है? तब पोएट्री जन्म लेती है, ऐसा इनका मानना है। शैली कह रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, जो सबसे अच्छे मोमेंट्स हैं, जो आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स हैं, उन मोमेंट्स का रिकॉर्ड क्या है? पोएट्री है, राइट? ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। और कैसे माइंड्स में? हैप्पीएस्ट और बेस्ट माइंड्स में, राइट? लेकिन सबकी अपनी राय, ये कह रहे हैं भाई हैप्पीएस्ट माइंड्स में हैप्पीएस्ट रिकॉर्ड है, बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट्स का रिकॉर्ड है, लेकिन सैडेस्ट थॉट्स भी कहीं नहीं होंगे, राइट? मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्रिटिसिज्म से एक क्रिटिक थे, इससे आप याद कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं यही सेंड कर दूंगा, जो कंटेंट वाला पोर्शन है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको एक कंटेंट का एक फोल्डर मिलेगा। उस कंटेंट फोल्डर में आपको जो पीडीएफ है या जो रिलेटेड टेक्स्ट है वो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है? बेन जॉनसन ने कहा है आर्ट ऑफ पोएट्री एज क्राफ्ट ऑफ मेकिंग। पोएट्री की जो कला है वो क्या है? क्राफ्ट ऑफ मेकिंग, निर्माण की एक कला है। पोएट्री क्या है? निर्माण की एक कला है, राइट? टोमैसो एवा, पोएट्री इज ए ड्रीम ड्रीम्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रीजन। एक ऐसा स्वप्न है जो प्रेजेंस ऑफ रीजन, रीजन तर्क की उपस्थिति में जिसको देखा जाता है। एक ऐसा स्वप्न जिसको आप देखते हैं जब आप तर्क में होते हैं, कुतर्क के साथ ही तर्क के साथ, राइट? एंड एज अ पॉइंट कह रहे हैं कि पोएट्री इज अबाउट एज मच अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एज रेड हॉट आयरन इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ फायर। बिल्कुल क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है पोएट्री, वैसे ही क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है जैसे कि रेड हॉट आयरन क्या है? वो क्रिटिसिज्म ऑफ फायर है। वैसे ही पोएट्री क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। वॉलेस स्टीवंस कहते हैं कि पोएट्री है रिवीलेशन ऑफ वर्ड्स बाय मींस ऑफ द वर्ड्स। शब्दों का रिवीलेशन, शब्दों को आप रिवील कर रहे हैं, शब्दों को बाहर निकाल रहे हैं, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से शब्दों को कहने की कला पोएट्री है, राइट? टॉलस्टॉय कहते हैं पोएट्री इज वर्स। पोएट्री क्या है? वर्स है। प्रोज इज नॉट वर्स। पोएट्री वर्स है, पोएट्री छंद है, प्रोज इज नॉट वर्स। प्रोज जो है वो छंद नहीं है। पोएट्री दिल से निकलती है, प्रोज दिमाग से निकलती है, राइट? और एल्स पोएट्री इज एवरीथिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड स्कूल बुक्स। कितनी प्यारी बात कहती है, क्लियर? पोएट्री क्या है? Everything with the exception of business documents and school books. स्कूल बुक्स को और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर एवरीथिंग इज पोएट्री। हर चीज पोएट्री है, हर चीज कला है, हर चीज काव्य है, राइट? हॉकिंस, जीएम हॉकिंस कैरेक्टराइज इट स्पीच फ्रेम्ड। एक ऐसी स्पीच जो फ्रेम्ड है। क्या? एक ऐसी स्पीच
जी बिल्कुल, बात में देख सकते हैं छबीली। स्पीच फ्रेम टू बी हर्ड फॉर इट्स ओन सेक एंड इंटरेस्ट इवन ओवर एंड अबव इट इंटरेस्ट ऑफ मीनिंग। स्पीच फ्रेम टू बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, फॉर इट्स ओन सेक, अपने खुद के लिए, एंड इंटरेस्ट इवन मोर एंड अबव इट इंटरेस्ट ऑफ मीनिंग। इसके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स के जो इंटरेस्ट है, उन सबसे ऊपर अगर आपको है, उस सबसे ऊपर जाना है, तब आपको पोएट्री की शरण में जाना है, राइट। और गेविन डॉगलस कहते हैं प्लेजर एंड हाफ वंडर, पोएट्री इज अ प्लेजर, पोएट्री प्लेजर है और हाफ वंडर है, ये आनंद देती है लेकिन आधा आश्चर्य इसमें हमें मिलता है, हाफ वंडर। ओके, देखिए इसके लिए कीवर्ड्स आप यहां नोट कर लीजिएगा, और बिल्कुल ये डेफिनेशंस ऐसी है, एक एक बहुत प्यारी डेफिनेशन है। जॉर्ज सेंटियाना, पोएट्री इज स्पीच इन व्हिच द इंस्ट्रूमेंट्स काउंट्स एज वेल एज मीनिंग। पोएट्री एक ऐसी स्पीच है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स के भी मीनिंग निकलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ ना कुछ मीनिंग बाहर निकालते हैं। एंड Marian Moore called poems imaginary gardens with real toads in them। ये काल्पनिक गार्डन्स है, काल्पनिक बगीचे हैं जिसमें काल्पनिक टोड आपको दिखाई देते हैं, राइट। हरिंदर जी बहुत छोटा लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसका, इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पीडीएफ जनरेट कर दी मैंने टेक्स्ट से। नेक्स्ट लेक्चर में इसको फोल्ड थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है, तब आप उसको इजीली देख पाएंगे। जब टू स्टैंड, poetry is doing nothing but using, losing, refusing and pleasing and betraying and carelessing nouns। poetry is doing nothing, कुछ भी करना poetry नहीं है, and using, losing, और किसको यूज करना, losing को, आपके हारने को, क्योंकि poetry में हार भी होती है, पोएट्री में रिफ्यूजिंग भी होती है, मनाई भी होती है, पोएट्री में प्रेमिक प्रेमिका को प्रपोज कर रहा है, मनाई हो गई है। प्लीजिंग एंड बिट्राइंग एंड केयरसिंग नाउन्स, प्लीजिंग भी है, बिट्राइंग भी है, धोखा भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, एवरीथिंग इज इन पोएट्री, राइट। किसने कहा है, जटू स्टेन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं पोएट्री प्रोवाइड्स वन परमिसिबल वे ऑफ सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर। पोएट्री आपको एक रास्ता देती है, आपको एक बात कहने का आपको मौका देती है, आप एक तरीके से बात कह सकते हैं लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकल जाता है, राइट। कह एक वे में रहे और कुछ दूसरा निकाल रहे हैं, दैट इज पोएट्री। रॉबर्ट ग्रेव्स कह रहे हैं कि स्टोर्ड मैजिक है पोएट्री। क्या है, थॉट ऑफ इट एज ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड मैजिक, एक स्टोर्ड मैजिक है पोएट्री, राइट। हाँ, वॉइस इको हो रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कल तक शायद इसमें कोई समाधान निकाल दूंगे। स्टोर्ड मैजिक, ओके। एंड रिटर्न एज ए रूम ऑफ मार्बल्स, पोएट्री इज ए रूम ऑफ मार्बल्स, ठीक है। पोएट्री, हॉवर्ड नेब्रोक, poetry is simply getting something right in language, language में कुछ सही प्राप्त करना, it is poetry। जोसेफ ब्रॉडस्काई, पोएट्री को एक्सीलरेटेड थिंकिंग, एक ऐसी थिंकिंग जिसमें एक्सीलरेशन हो गया है, ऐसी थिंकिंग जिसमें आपने क्या कर दिया, एक्सीलरेटर दे दिया, जिसको आपने ओवरफ्लो कर दिया है, जिसने आपको इंटेंसिफाई कर दिया है, योर इंटेंसिफाइड फीलिंग्स, यू कैन से, ऐसी फीलिंग्स जो क्या है, जो ऊंची जा रही है, राइट। और सीमन हेनी, लैंग्वेज इन ऑर्बिट, इन्होंने कहा है। और कीट साहब डिफाइंड पोएट्री स्पॉन्टेनियस नेचुरल एक्सप्रेशन दैट शुड कम। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो कहा है पावरफुल फीलिंग्स का, किसने, वर्ड्सवर्थ साहब ने। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, और ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने कहा है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, एक्सप्रेशन, एक स्वतः ही एक एक्सप्रेशन है, एक स्वतः एक्सप्रेशन किसका, आपके जो इमेजिनेशंस है उनका, बिल्कुल उस वे में एक्सप्रेशन एज द लीव्स फॉल फ्रॉम अ ट्री स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों से, स्वतः ही गिर जाती हैं,
वैसे ही पोएट्री स्वतः ही आपके हृदय में जन्म लेती है, राइट। ऑस्ट्रेलियन पोएट है लेस मरे। Poetry exists to provide the poetic experience. That experience is temporary possession. Poetry exist करती है to provide poetic experience को provide करने के लिए, right? लेकिन एक कैसा possession है? Temporary possession है। डिकिंसन कहते हैं, क्या कहती है? I read a book and it makes me whole body so cold, no fire can warm me. I know that is poetry. कह रही है कि मैं अगर पुस्तक को पढ़ती हूँ तो it makes my whole body so cold, no fire can ever warm me. और it makes my body, मेरी बॉडी को क्या कर देती है? So cold, no fire can warm me. मेरी ठंडी बॉडी को कोई आग हॉट नहीं कर सकती एक्सेप्ट पोएटिक कंपोजिशन। पोएट्री से मुझे क्या फील होता है? इलेशन फील होता है, मैं अपने आप को उत्साह फील करती हूँ, मुझे खुशी का अनुभव होता है। एंड इफ आई फील फिजिकली एज द टॉप्स ऑफ माय हेड वर टेकन ऑफ, आई नो दैट इज पोएट्री। देयर आर ओनली टू वेज देयर इज एनी। तो पहली लाइन याद रख लीजिएगा, आगे की जरूरत है नहीं। एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। जीवन की व्याख्या इमेजिनेशन और फीलिंग्स के माध्यम से हडसन साहब ने इस बात को कहा है। किसके माध्यम से? अंजलि जी देखिए, 1 घंटा एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए बाय गॉड ग्रेस, और देखते हैं 1 होती है, 1.5 होती है, कितनी होती है, ठीक है। म्यूजिकल थॉट, कई बार क्वेश्चन आया है, हु सेड पोएट्री अ म्यूजिकल थॉट? किसने म्यूजिकल थॉट कहा है? एडगर एलन पो, रिथमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। रिथमिक क्रिएशन है किसका? ब्यूटी का, सौंदर्य का एक रिथमिक क्रिएशन, ठीक। एक लेबल क्रिएशन 2 तरह की होती है, एक सब्जेक्टिव होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑथर की जो अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस ऑथर करता है, राइट, वो वहां दिखाई देती है, जिसे आपका लिरिक है, ठीक। सब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट इज रिटन। पोएट जो है वो डिटैच्ड होता है जो उसने लिखा है, और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में पोएट्री जो लिखा है वो फीलिंग्स वहां दिखाई देती है, वहां उसकी थॉट्स रिवील होती है। यहाँ वो डिटैच्ड होता है किससे? जो उसने लिखा है वो उससे अलग थलग है। जैसे कोई ईपिक है, कोई महाकाव्य है, उस महाकाव्य को पढ़ते हुए आपको लगता है हाँ हीरो तो कोई और है, पोएट तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, होता है ना ऐसा। तो बिल्कुल वो डिटैच्ड है, वो अटैच नहीं है ऑथर। लेकिन अगर किसी ऑथर के, किसी पोएट के अगर आप लिरिक्स को सुन रहे हैं तो वहां उन लिरिक्स में आपको वो पोएट दिखाई देता है, राइट। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, 2 तरह की पोएट्री होती है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में आपका, ऑब्जेक्टिव में बैलेड आ गया, ईपिक आ गया, और आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लिमरिक है। यहां क्या करता है? सब्जेक्टिव में रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ऑन फीलिंग्स, एक्सपीरियंस। लिरिक है, क्लियर। इलियड है, आपका इलेजी है, ओड है। ये सब्जेक्टिव पोएट्री के आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं। और देख लीजिएगा, ओड, इलेजी, आइडल, सोनेट, एपिस्टल बिलोंग्स टू सब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन यहां बन जाता है कि कौन से फ्रीक्वेंट बफरिंग इन द वीडियो में बफरिंग इसलिए हो रही होगी, शायद आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हो गया होगा, मे बी। प्रतिभा वर्मा जी, मैक्सिमम जितनी यू कैन लर्न, जितनी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं करिए, क्योंकि जो देखिए जो कॉमन आती है आपको पता है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो आ गया तो किसने कहा था आपको पता है। म्यूजिकल थॉट किसने कहा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। बढ़ जाते हैं आगे, बैलेड्स फटाफट से। बैलेड क्या है? वॉन्डरिंग मिस्ट्रल, सॉन्ग सं बाय वॉन्डरिंग मिस्ट्रल्स। कई बार देखा होगा जो बैलेड्स क्या है, जो मिस्ट्रल होते हैं वॉन्डरिंग,
यानी चलते फिरते एक जगह से दूसरी जगह, वो इन गीत को गाते हैं, इन बैलेड्स को गाते हैं जिनमें कहानियां होती हैं योद्धाओं की, शूरवीरों की, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिखी जाती है ये गे होती है। गे से मतलब क्या है, ये 4 लाइन्स स्टेंजाज में लिखी जाती है बैलेड, ठीक है। और लैटिन जो ओरिजिन है बैलेयर से है, जिसका मतलब है टू डांस। नरेट्स अ स्टोरी, स्कॉटिश बैलेड है, जैसे द डेमन लवर बिगिंस, वो शुरू होती है, ओ where have you been long long now this 7 years and more। 4 लाइन स्टेंजा क्वाड्रेन में होती है, और अमूमन इसकी जो राइमिंग होती है ए बी सी बी और ए बी ए बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिलती है, किसकी, बैलेड की, राइट। देखिए जितने भी ये लिटरेरी फॉर्म्स हैं इनकी जो ओरिजिन है ये आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है ये पता होना चाहिए। It is told dialogue and action. It is told in the form of dialogue and action. Dialogue और action के फॉर्म में ये कही जाती है। थीम क्या है, लव, एडवेंचर, वॉर एंड ब्रेवरी, वीर गाथाएं, क्लियर। उनकी बड़ी फेमस ये फॉर्म रही है बैलेड्स की, और बेसिक इमोशंस है लव, हेट्रेड एंड पिटी, राइट। काइट्स आ जाए जरा, पॉपुलर बैलेड्स जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल है या फोक बैलेड्स या पॉपुलर बैलेड्स कहा जाता है। एग्जांपल है क्रूअल मदर, थ्री रेबल्स, वाइफ ऑफ असेसिबल, द बैलेड डॉटर ऑफ इलिंगटन, जिप्सी लेडी, डेमन लवर। रॉबिन हुड है, बॉर्डर बैलेड है, जो 12th सेंचुरी में रॉबिन हुड था, गरीबों अमीरों से पैसा लूटता था, गरीबों में बांट देता था, रॉबिन हुड उससे इंस्पायर्ड है, वहीं से नाम आया है रॉबिन हुड बैलेड्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है रॉबिन हुड एंड मॉन्क, रॉबिन हुड्स डेथ, चेवी चेज, अक्सर पूछा जाता है ना 12th सेंचुरी की बैलेड, चेवी चेज, जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉनी कॉक एंड कैप्टन कार्ड। ब्रॉड साइड बैलेड सेंटिमेंटल स्टोरी होती है, मर्डर की, एग्जीक्यूशन की या किसी एडवेंचर की, राइट। और एग्जांपल है बैलेड स्कॉटिश किंग बाय जॉन स्केल्टन, बैलेड अपॉन अ वेडिंग बाय सर जॉन सकलिंग। लिटरेरी बैलेड है, नैरेटिव पोएम है, जो ट्रेडिशनल बैलेड्स हैं उनके इमिटेशन में इनको लिखा गया है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सिलेबस में आप पढ़ के आए हैं, ला बैलेड एंसेंस मर्सी, ओके। और कॉलेज राइम ऑफ द एंसेंट मारिगन, ये किसके एग्जांपल हैं, ट्रेडिशनल बैलेड के लिए एग्जांपल है। हाँ, एमएच अब्राहम में पढ़ा था, यस बिल्कुल। मॉक बैलेड, देखिए काइंड्स भी नहीं पढ़े होंगे इतने हम ये बैलेड के। ऑल फीचर्स ऑफ लिटरेरी बैलेड बट रिटन विद ए कॉमिक, कैसे होती है, कॉमिक इफेक्ट, कॉमिक वे में लिखी जाती है। द राइम ऑफ एंसेंट वैगनर, विलियम कॉपर्स, द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन। एपिक क्या है, एक ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, एक नैरेटिव पोएम का एग्जांपल होता है, यानी जिसको आप हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कोई हीरो होता है, एक लार्जर देन लाइफ हीरो होता है, उसकी एक स्टोरी होती है, क्या कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप महान कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप पूजते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड माना जाता है, राइट। तो उसको आप क्या कहते हैं, ईपिक, महाकाव्य। जिससे आपका रामायण है, महाभारत है, महाकाव्य है, आपका पैराडाइज लॉस्ट आ जाता है, ओडिसी, इलियड्स, ठीक है। स्टोरी ऑफ हीरोइज्म एंड वैलर ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज, वॉरियर्स की, हीरोज की स्टोरी को ये बताते हैं। जी जी तिवारी जी, बिल्कुल। ये सारी जो देखिए ये जो मैटर है ये प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक। गॉड्स एंड सुपरनेचुरल बीइंग्स आर मेड पार्ट ऑफ द कैरेक्टर लिस्ट ऑफ एन ईपिक। गॉड और सुपरनेचुरल बीइंग्स जो हैं वो किसी ईपिक का पार्ट हो सकते हैं। टाइप्स है प्राइमरी ईपिक, सेकेंडरी ईपिक,
प्राइमरी सेकेंडरी बिलोंग टू ओरल ट्रेडिशन एंड वर कंपोज्ड ओरली एंड रिसाइटेड। जो प्राइमरी ईपिक होते हैं वो ओरल वे में, ओरल और रिसाइटेड वे में लिखे जाते हैं, बोल बोल के किसी ने डिक्टेट कर दिया, दूसरे ने लिख दिया। ठीक है, एग्जांपल है ओडिसी, इलियड एंड बियोवल्फ। ठीक है, secondary epic also called literary, they have all originally been written down। दो मतलब हो गए भाई, एक तो क्या है, एक ऐसा epic है जिसको एक ने बोल दिया, दूसरे ने लिख दिया, डिक्टेट करा के लिख दिया, वो epic है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, वो written form में होते हैं, राइट। Virgil's Aeneid and Milton's Paradise Lost belong to this category। mock epic satirical poem होती है, imitates the style एंड ट्रेडिशन ऑफ ईपिक। भाई किसी ईपिक की मोकरी, उसको आपने क्या कह दिया, मोक ईपिक कह दिया। मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी की, क्लियर। तो जब मजाक उड़ाई जाती है किसी ईपिक की, दैट इज कॉल्ड मोक ईपिक। सटाइरिकल पोएम है, इमिटेट्स द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल ईपिक while making light of trivial and absurd subject। और खास बात इसकी ये है, इस लाइन को, इसको आप नोट कर लीजिए, क्या, मेकिंग लाइट ऑफ ट्राइवल एंड अब्सर्ड सब्जेक्ट। किसको, किसी ट्राइवल सब्जेक्ट को, छोटा सब्जेक्ट है, बड़ा के लिए ऑथर वहां दिखा रहा है, ठीक है, छोटे सब्जेक्ट की मोकरी किसी ईपिक की, लेकिन छोटे सब्जेक्ट, अब्सर्ड सब्जेक्ट को वहां दिखाया जाता है। पोएटिक वॉक यूजेस द ईपिक कन्वेंशंस ऑफ लॉफ्टी स्टाइल, सीरियस टोन, और सारी चीजें इसमें ईपिक के जैसी रहती है, स्टाइल, टोन और सुपरनेचुरल मशीनरी, ये बिल्कुल ईपिक वाले गुण हैं। यानी ईपिक को मोक ईपिक से कैसे अलग करेंगे, ईपिक में सीरियस चीजें होती है सारी, और यहां पर क्या है, अब्सर्डिटी के लिए ऑथर ने इसको यूज कर दिया, राइट। तो दिस इज मोक ईपिक। एग्जांपल आपका रेप ऑफ द लॉ, ठीक है जी पल्लवी जी, बिलिंगा, मोक ईपिक। ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक और इमेजिनरी स्पीकर है, ठीक, एड्रेस कर रहा है इमेजिनरी ऑडियंस को। स्पीकर इमेजिनरी है, ऑडियंस इमेजिनरी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और बड़ा एग्जांपल ड्रामेटिक मोनोलॉग में आता है लॉर्ड ब्राउनिंग साहब ने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, राइट। एंड नरेट्स हिज एक्सपीरियंस एंड शेयर इनरमोस्ट फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करता है, अपनी इनरमोस्ट फीलिंग्स को वो शेयर करता है। कौन शेयर करता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। माय लास्ट डचेस, एंड लिटिल सार्टो, फ्रालिपोलिपी, सारे एग्जांपल किसके हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे बड़ा एग्जांपल पढ़ा होगा क्या, लास्ट राइड टुगेदर, बहुत प्यारी पोएम, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी पोएम जितनी बार पढ़ो उतनी बार नहीं लगती। लिमरिक, kind of light words consisting 5 lines which are anapaced and rhyming AABBA। 5 लाइन का स्पेशली एक लाइट वर्ड्स है जिसमें 5 लाइंस होती हैं, क्लियर, क्या 5 लाइंस। हाँ, रवि का नजरा भी जी, बिल्कुल रवि का नजरा पढ़ा है। लिरिक, नाम लायर से पढ़ा, लायर पे गाए जाते थे इसलिए नाम यहां पर लिरिक पड़ा, और एक सिंगल पर्सन इनको गाता था। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस पे गाते थे, वहीं से लिरिक पड़ा। एक सिंगल थॉट को यहां ऑथर व्यक्त करता है लिरिक के माध्यम से, सिंगल थॉट, ओके। मोस्ट एक्सटेंसिव कैटेगरी ऑफ वर्स, वर्स की एक मोस्ट एक्सटेंसिव, एक वाइड कैटेगरी। कॉमन लिरिक फॉर्म्स आर ओड, इलेजी, सोनेट, हिम एंड हाइकू, ठीक है, जापानीज वर्ड है हाइकू। शॉर्ट नॉन नैरेटिव पोएम, खास बात क्या है, ये नॉन नैरेटिव पोएम होती है। कैसी है, नॉन नैरेटिव पोएम, ओके। एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर मूड एंड फीलिंग्स, एक पर्टिकुलर यानी एक सिंगल थॉट को, एक सिंगल मूड को, एक सिंगल एक्सप्रेशन को ये लिरिक जो है बताता है, राइट। बढ़ जाए सब्जेक्टिव पोएट्री है, पोएट्स के इमोशन को बताती है। बढ़ जाए ओड पे, बैंड ऑफ सिंगर्स इसको गाया करते थे, ओरिजिनेटेड हुई कहां से, ग्रीक से, ओड, ठीक है। लॉन्ग लिरिकल पोएम ऑफ ए सीरियस एंड मेडिटेटिव नेचर, मेडिटेटिव सीरियस नेचर की है। और पार्ट्स, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड, ये इसके आपको पार्ट मिल जाते हैं।
और बात करें इसकी फॉर्म्स की तो पिंडारिक है, होरेशियन है, इरेगुलर है, राइट। डिटेल में सबको बात करेंगे। पिंडारिक ओड, ग्रीक ओड है, नाम यहां से देखिए, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी वाले पैराग्राफ से, समझ रहे ना। ओड और ओड पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ग्रीक ओड होती है जिनको रेगुलर ओड कहा जाता है, या एक और नाम है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड, ग्रीक ओड, रेगुलर ओड, ठीक है, एक ही होती है। और खास बात क्या है, पिंडारिक नाम कहां से आया? ग्रीक पोएट पिंडार से आया। पिंडार के इमिटेशन, पिंडार के मैनर्स पे लिखी जाती है। और 3 फॉर्म यहाँ आपको देखने को मिलती है। यहाँ क्या है, स्ट्रोफी एंड स्ट्रोफी एंड इपोड, ये स्टाइल यहाँ इनसे कंसिस्ट होती है, इनसे बनती है। इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, पिंडारिक ओड, द बार्ड, पिंडारिक ओड। सीधा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है, व्हाट काइंड ऑफ ओड इज, इनमें से नाम दे दिया, ठीक है, कि बताइए कौन से प्रकार की ओड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी ओड है। और पिंडारिक के बाद पढ़ जाए, होरेश के नाम पे है होरेशियन ओड। एक और नाम इसको है देते हैं क्या, होमोस्ट्रोफिक ओड और लेस्बियन ओड। लेस्बियन, होरेशियन, होमोस्ट्रोफिक, राइट, 3 नाम इसको मिल गए, ठीक है। लेस्बियन, होरेशियन और होमोस्ट्रोफिक ओड, यहां पर क्या होता है, मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टेंजाज, यूजुअली क्वार्टीन से मिलकर बनती है, which are follow the same rhyming scheme and meter. जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल आपको दिखाई देती है, राइट जी। ओड के अदर नेम ही बता रहे हैं यहां पर। एक तरफ रेगुलर ओड थी जिसको पिंडारिक ओड कहा, एक हो गई इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड काउलियन ओड, अब्राहम काउली, ठीक है। इन काउलियन पोएट्री द ओड फॉलोज आयरबिक मीटर। आयरबिक मीटर में होती है, एम्प्लॉयड मोर रेगुलर राइम, कोई रेगुलर राइमिंग नहीं होती, और लाइन लेंथ, ना रेगुलर राइम है ना लाइन लेंथ है, ठीक। किसमें, इरेगुलर ओड में। इसीलिए क्योंकि देखिए इरेगुलर क्यों है, ना तो भाई राइमिंग स्कीम फिक्स है, ना आपका नंबर ऑफ लाइंस यहाँ स्टेंजा में फिक्स है, तो इसीलिए इरेगुलर है। इरेगुलर नहीं है इसीलिए इरेगुलर है, राइट। Though this title derived from Pindar, it is misunderstanding of the Pindaric ode on Kaulian part. ठीक है, टाइटल कहां से आया, पिंडार से आया है, लेकिन पिंडारिक ओड से इसको मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना, इरेगुलर ओड, राइट। एग्जाम्पल आपके ड्राइडन, कॉलिंस, वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरेज, इनके ये ऑथर्स जिन्होंने रेगुलर वर्ड्स लिखी। इलेजी एल्गोस, जिसका मतलब है क्या, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। जी आगे आ तो गया अभी ये वर्ड्सवर्थ की, देखिए वर्ड्सवर्थ की ओड्स कैसी है, आपको जवाब मिल गया है नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं इनमें से बताया ना मैंने, डायरेक्ट आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे इसी पैराग्राफ से। Also used for epitaphs and commemorative verses. Example: Elegy on John Donne, verses in the memory of unfortunate lady, in memory of W.B. Yeats, और elegy written in a country churchyard. ये एग्जाम्पल है किसके, ये हैं आपके irregular ode के, राइट। 4 major elegies, सीधा क्वेश्चन आता है। लाइसिदास है, अर्नोल्ड्स इलेजी ऑन एडवर्ड किंग। एडोनिस है, शैली ने लिखी ऑन द डेथ ऑफ क्या, जॉन कीट्स। एंड इन मेमोरियम है, लामेंट ऑफ ऑर्थर हेनरी हैलम। एंड डायलिसिस है, अर्नोल्ड्स इलेजी ऑन आर्थर हग क्लो, ठीक है।
4 ग्रेट ये इलेजीज मानी जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर की। बढ़ जाए आगे, पेस्टोरल इलेजी। पेस्टोरल इलेजी गॉड के न्यूज के इन्वोकेशन में शुरू होती है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स रेफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल एडोनिस, टाइरियासिस एंड एस्ट्रोका। पेस्टोरल, सीधी सी बात है, पेस्टोरल बैकग्राउंड यहाँ होती है। पेस्टोरल इलेजी भी क्या है, पेस्टोरल देहाती पृष्ठभूमि यहाँ होती है, राइट। आइडल, इडिलियन, ग्रीक इडिलियन से आया, जिसका मतलब है शॉर्ट पोएम इन विच ए पेस्टोरल और रूरल लैंडस्केप। आइडल में एक पेस्टोरल और रूरल लैंडस्केप आपको दिखाई देता है। आइडल्स ऑफ द किंग, एग्जांपल्स टेनिसन, ओके। सोनेट बहुत पूछा जाता है, कहां से ओरिजिन हुई है, इटालियन वर्ड सोनेटो से हुई है, जिसका मतलब है लिटिल साउंड, है ना, क्या, लिटिल साउंड, सोनेटो। 13th century in the hands of Sicilian school of poets, iambic पेंटामीटर में लिखी जाती है, खास बात होती है। और सोनेट कितनी, 14 लाइफ में लिखी जाती है। काइंड्स आ जाएगी आपके पेट्रार्कल सोनेट, जिसको आप इटालियन सोनेट कहते हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन ने जिसको फॉलो किया, नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्का। यार्ड एंड हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट टू इंग्लैंड इन 16th century, ठीक है। आगे बढ़ जाए, 2 पार्ट्स, ऑक्टेव्स स्टेट होते हैं। वहां आपकी जो शेक्सपियरियन सोनेट है, 4 क्वार्टेन 1 कपलेट, यहाँ एक ऑक्टेव एंड सिस्टेट, 8 लाइन प्लस 6 लाइन, 8 का एबीबीए, 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 इसको रिपीट कर दो, सीडीसी, सीडीसी, सीडीई, सीडीई, सीडी, सीडीई, ये पैटर्न आपको यहां देखने को मिलता है, राइट। और एग्जाम्पल आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। ओ भाई सुशीला जी, सुशीला जी, देखिए फास्ट, हाँ फास्ट लग रहा होगा आपको, फास्ट, अच्छा फास्ट पढ़ा रहा हूं, फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो सिलेबस सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। चलिए थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, ज्यादा स्लो नहीं हो सकता, ठीक है ना। यस, बढ़ जाते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया इस स्टाइल को, 4 क्वार्टेन, ओह 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट। क्वार्टेन 4 लाइन की, स्टेंजा 4 पिया 12 प्लस 2 14, ठीक है। फाइनल कपलेट हो गया, 4 लाइन स्टेंजा, पेंटामीटर में होती है, एबी एबी, सीडी सीडी, ईएफ ईएफ, जीजी। अभी स्पेंसेरियन सोनेट भी आएगी, ठीक। शेक्सपियर साहब का जो स्टाइल है यहां पर, ये आगे बढ़ जाते हैं, राइट, क्या आगे बढ़ जाते हैं, ए बी ए बी, और जब ए बी पे पहुंचे तो ए बी के बाद ये सी पे आ गए, सी डी, 4 लाइन्स 4 लाइन्स, ई एफ और जी। शेक्सपियर साहब आगे बढ़ गए, ठीक है। शेक्सपियर की जो राइमिंग स्कीम है वो आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिलती है, ए बी, सी डी, ई एफ, जी, ठीक। और स्पेंसेरियन सोनेट पे आ जाए, जिसको फॉलो किया, हाँ थोड़ा स्लो स्लो स्लो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए धन्यवाद आपको, प्रणाम बारंबार। इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, हाँ इंग्लिश सोनेट आपकी इटालियन, और इटालियन पेट्रार्कल, शेक्सपियरियन इंग्लिश, ओके। और स्पेंसेरियन आपकी एडमंड स्पेंसेरियन के उस पे वो आ गई है। और
14 लाइन्स होती हैं, 4 स्टेंजास, 3 इंटरलॉक्ड क्वार्टेन एंड फाइनल कपलेट, ए बी बीसी बीसी। अब यहां जरा एक बार देख लीजिएगा स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन की अभी याद करा देता हूं आपको। ए बी सी डी, यहां क्या लिखा है जरा, ए बी, जो सी डी था, बी के बाद सी आ गया, नहीं, इन्होंने बीसी ले लिया और फिर सी डी ले लिया और ई ले लिया। यानी अगर आपको शेक्सपियरियन और आपको स्पेंसेरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम याद रखनी है, बोथ आर सेम, एक ही पैटर्न को दोनों ने फॉलो किया, क्वार्टेन और कपलेट। लेकिन अंतर ये है कि शेक्सपियर साहब आगे बढ़ जाते हैं, स्पेंसेरियन साहब आगे नहीं बढ़ते। यानी यहां पर ए बी के बाद बी के बाद सी आ गया, यहां पर ए बी के बाद सी ना आके बीसी से इन्होंने शुरू कर दिया, फिर सी पे एंडिंग हुई, सी डी यहां ले आए, ये ई पे खत्म होती है, वो जी पे खत्म होती है। शेक्सपियर साहब जी, शेक्सपियर के साथ जी लगा दीजिएगा, दोनों की आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ऊपर उसको याद तो कर ही आए थे इटालियन सोनेट को, है ना, ए बी है, सी डी सी, ठीक। तो राइमिंग स्कीम याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है, पक्का बनता है, हमेशा बनता है। कर्टन सोनेट, कर्टन का मतलब होता है काट देना किसी चीज को, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। बात समझ गए? यस। तो कर्टन में क्या है, छोटा कर दिया, और छोटा करने का मतलब क्या है, जीएम हॉपकिंस साहब ने इसको यूज किया, फाइंड ब्यूटी एंड पीस। एक क्वेश्चन यहां बन गया, दूसरा क्वेश्चन यहां बन गया, 11 लाइंस राइमिंग ए बी सी बी डी सी, 3 6 8 3 11, एबीसी बीसी बी और डीसी। तो ये 11 लाइन की होती है। लास्ट लाइन क्या कहा जाता है, उसको हाफ लाइन या टेल कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। इपिस्टल, कंपोजिशन इन वर्स, इपिस्टल अभी शायद आया था, अभी ये क्वेश्चन आया था, देखिए अभी आईटी में तो करके आया इपिस्टल ना। इपिस्टल क्या है, कंपोजिशन इन वर्ड्स इन द फॉर्म्स ऑफ लेटर, लेटर्स की फॉर्म्स में कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड्स को, छंदों को, पोएट्री को आप लेटर्स के माध्यम से इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तब वो क्या है, इपिस्टल कहलाता है। एड्रेस टू ए फ्रेंड और ए पैट्रॉन, फ्रेंड को एड्रेस कर दिया, किसी पैट्रॉन को कर दिया। टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स epistle based on themes are also two kinds identified, one derived from Horace epistles, दो तरह के हैं, एक होरेस है और दूसरे कहां है, एंड द अदर फ्रॉम ओविड्स हेरोइड्स, ठीक। मोर पॉपुलर फॉर्म इन वेस्टर्न लिटरेचर सिंस द रेनेसा के बाद से वेस्टर्न लिटरेचर की एक मोर पॉपुलर फॉर्म ये रही है, ठीक है। इपिस्टल के लिए अलेक्जेंडर पोप साहब का नाम लिया जाता है, बेन जॉनसन साहब का आता है, ठीक। यस, पामिला शाहरुख पाठक जी इपिस्टलरी नॉवल है, राइट। और यहां पर आपको एग्जांपल मिल जाते हैं क्या, बेन जॉनसन साहब का द फॉरेस्ट ऑन एन इपिस्टल टू डॉक्टर आर नॉट, ठीक है। Examples, Pauline epistle in Bible are well known, Horatian epistle. Satire, satire क्या है, इसका पर्पस क्या है, डायरेक्ट सटायर, इनडायरेक्ट सटायर, सटायर कर दिया, कटाक्ष कर दिया। और कटाक्ष जब किया जाता है तो ऑथर का एक पर्पस होता है कि वांट टू रिफॉर्म सोसाइटी, वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाह रहा है सटायर के माध्यम से, राइट। तो सटायर क्या है, यूज फॉर डायरेक्टिव पर्पस, एक उद्देशात्मक होता है। क्या होता है, उद्देशात्मक सटायर। इसी के साथ साथ
इन्वेंट टू रिफॉर्म सोसाइटी, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए इसको ऑथर यूज करता है सटायर। ठीक है भाई, डटे हुए हैं सभी, गए तो नहीं? देखिए 1.5 घंटा और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, ये बताइए पहले। बोर हो रहे हो तो क्लास बंद कर दूं मैं, पीडीएफ है तो सर पीडीएफ से पढ़ा रहे हो, पीडीएफ हम खुद भी पढ़ लेंगे, राइट? इस समय पीडीएफ शेयर कर दो, सो जाने दो। बोर हो रहे हैं बताइए फटाफट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, हाँ जी हाँ जी, बोर हो रहे हैं, सबने कह दिया बोर हो रहे हैं। यस प्लीज कंटिन्यू, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए हाँ अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन पेपर में कम से कम, मैंने बताया कम से कम 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठा के देख लीजिएगा, और दिस इज क्वाइट इग्नोर्ड, पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को, सबसे बाद में उठाते हैं, राइट? पता नहीं उठाते भी या नहीं उठाते, 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए और बस हो गया। चीफ एम इज टू रिडिक्यूल वाइस और फूलिशनेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करता चल रहा। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? वॉइस, बुराई को रिडिक्यूल करना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। तो राकेश जी, याद कैसे करना भाई? मुझे पढ़ाते पढ़ाते सारी चीजें आपको याद हो जाए। देखिए जितना पढ़ा रहा हूं उसको सुन के चलिए, बाद में पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। वॉइस को, फूलिशनेस को क्या करना चाहता है ऑथर? रिफॉर्म करना चाहता है, ठीक है। रिडिक्यूल वॉइस एंड फूलिशनेस। डन। Samuel Johnson says a satire is a type of work in which weakness and folly is censored. जॉनसन साहब कह रहे हैं सटायर एक ऐसा वर्क होता है जिसमें वीकनेस और फॉली जो है वो क्या होती है? सेंसर्ड होती है। एग्जाम्पल है जॉन ड्राइडन, सलोमन एकिटोफल, मैक्फ्लो, फ्लेक्नो, बटलर साहब का ह्यूडिब्रास, एक बड़ा सटायर, पूछा आ जाता है अक्सर ये क्वेश्चन, राइट? अच्छा फास्ट हो रहा है। देखिए एक चीज, हाँ एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, शायद रेणु जी। जी नोट्स भी, देखिए इसका कोई नोट्स नहीं बना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपके पास, जो इंग्लिश मास्टर गाइड है, चाहे वो एलटीपी हो या यूपीटीजीटी की हो, उस गाइड में, मास्टर गाइड में ये टॉपिक डिटेल में दिया गया। वहां से भी मैंने इसको बिल्कुल, ये मान के चलिए जो कहते हैं ना, बिल्कुल मलाई मलाई निकाल दी, बिल्कुल ठीक। तो उसको लेके मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट, जो अननेसेसरी चीज थी सारी उड़ा दी, टू द पॉइंट कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये टॉपिक यहाँ आ गया। चाहे तो आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा। कहीं नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? जी तिवारी जी थैंक यू। हाँ बुक में सिस्टमेटिक है, जी जी थैंक यू। देखिए मैंने बताया ना आपको, ये बुक से लिया है मैंने, और अगर आपके पास बुक है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से सर ने पढ़ा दिया, आप प्रिंट निकाले, तो भाई बुक में से है। टू द पॉइंट, जो मैटर है इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइटर लेके बैठिए, जब भी पढ़े इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते जाइएगा, फिर उसी को आपको देखना है, दैट्स ऑल, ठीक। प्रोज की बात करें, लेकिन प्रोजा से जिसका मतलब है, और जो मीनिंग है जिसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रोज क्या होती है? सीधी बात होती है। देखिए वो कहावत है ना, सीधी बात नो बकवास, दैट इज प्रोज। और जब राइटर सीधी बात ही नहीं करता, बकवासी बकवास करता है, दैट इज पोएट्री, राइट? वो जो कह क्या रहा है, ना कहने वाले को पता और ना सुनने वाले को पता। पोएट्री ऐसी ही चीज है, ऑथर क्या कह गया उसे भी नहीं पता लगता वो क्या कह गया, और जो सुनने वाला है, रीडर है। पोएट्री की बात ये होती है, अगर पोयम को 100 लोगों ने पढ़ा है तो वो 100 अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट? लेकिन प्रोज क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात होती है, वहां सीधी दिमाग से निकलती है, दिमाग तक पहुंचती है, ये दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, राइट? बढ़ जाए डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट एंड प्लेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन, प्रतिदिन के कम्युनिकेशन के लिए आप प्रोज को यूज करते हैं।
फ्रेंच एसे, एसे की बात करें तो फ्रेंच वर्ड है एसेओ, जिसका मतलब है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन से साल आया था, मैं बैठा था एक बार आया था ये पीजीटी में। और मोंटेन फर्स्ट यूज द टर्म एसेज इन 1590, पहली 1580 सबसे पहली बार मोंटेन ने इसको यूज किया। हरिंदर जी बुक है आपकी अपनी इंग्लिश मास्टर गाइड यूपीटीजीटी, ठीक है। मोंटेन फादर ऑफ मॉडर्न ऐसे कहे जाते हैं, कौन? मॉडर्न। Aldous Huxley defined the essay literary device for saying almost everything about almost anything, लगभग almost anything, कुछ भी कह दिया, लगभग कुछ भी कह दिया, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो कुछ भी कहने के लिए, लगभग सब कुछ कहने के लिए जो यूज होती है, अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कुछ भी कहने के लिए, सब कुछ कहने के लिए इसको हम यूज करते हैं एसे को। और बेन जॉनसन ने कहा है, ये भी क्वेश्चन पीजीटी में आया है, पीजीटी टीजीटी में किसी में आया ना, अ लूज सैली ऑफ माइंड एंड इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, राइट। इरेगुलर पीस कहा है, अनडाइजेस्टेड पीस कहा है, नॉट ए रेगुलर पीस, ओके, नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली कंपोजिशन, ना रेगुलर है ना ही ऑर्डरली कंपोजिशन है, राइट। यस विनीत जी, वहां तब से काफी चीजें बदल गई हैं। पॉपुलर एसेइस्ट, कौन कौन से एसेइस्ट हैं? एक लंबी सी फेरिस्त आपको मिलती है, लैम साहब हो, बेकन साहब हो, के चार्ल्स लैम हो, और हैजलिट हो, क्विंसी, कॉलरेज, मैकाले, हंट, कार्लाइल, रस्किन, आर्नोल्ड, स्टीवेंसन, ठीक है। दो अच्छा, ऐसे के टाइप्स, एफोरिस्टिक, एफोरिस्टिक का मतलब है फ्रॉम एफोरिज्म मींस सेइंग और मैक्सिम्स, जो कहने के लिए, मैक्सिम्स के लिए यूज होते हैं, दोज आर कॉल्ड एफोरिस्टिक एसेज, राइट। जरा एग्जांपल भी देख लीजिएगा एफोरिस्टिक में। Bacon's essays of truth, studies of friendship, of revenge are highly objective and impersonal. ये ऑब्जेक्टिव है और इम्पर्सनल है, किनके? बेकन साहब की एसेज। पर्सनल है, क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल हो जाते हैं। पर्सनल यानी व्यक्तिगत है, मैं अपने बारे में कोई बात कर रहा हूं। चार्ल्स साहब ज्यादातर एसेज उनके पर्सनल एसेज, बड़ा एक नाम आता है किसका? चार्ल्स लैम का पर्सनल एसे टू ग्रेट हाइट, और दूसरा नाम लेहंट एंड थॉमस डी क्विंची, क्लियर। कैरेक्टर स्केच pioneered by Greek writer थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ने इसकी शुरुआत की। और क्या है कैरेक्टर स्केच? मिल्टन साहब का भी एक कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर ऑफ ए लॉन्ग पार्लियामेंट, नाम था क्या? चलिए देखिए मिल्टन साहब। टॉमस ओवरबरीज अ गुड वाइफ, ड्रंकन डचमैन रेजिडेंट इन इंग्लैंड, जोसेफ हॉल्स द विटनेस गैलेंट, और मिल्टन्स कैरेक्टर ऑफ द लॉन्ग पार्लियामेंट, यस, ठीक है। ये क्या है? कैरेक्टर स्केच। इसके बाद आ जाते हैं क्रिटिकल ऐसे। क्रिटिकल यानी जॉन ड्राइडन साहब ने इनको पॉपुलर किया अपनी बुक में, राइट, लाइक प्रीफेस टू द फैबल्स एंड द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, बड़ा पॉपुलर रहा है। इन द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग, क्रिटिकल ऐसे डायलॉग फॉर्म्स में है, जैसे सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर। क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, हु रोट ऑब्जेक्ट क्या, हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर, ठीक है भाई। Periodical essay appears in a journal or periodical,
अभी आया था ये क्वेश्चन भी, अभी आया था, देखिए बताया ना, 2 क्वेश्चन तो अभी अभी में मिल गए इस जो भी पढ़ा हमने 1 घंटे के लेक्चर से। पेरियोडिकल ऐसे पीरियड्स में छपते हैं और पेरियोडिकली आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये 18 सेंचुरी में बड़े पॉपुलर थे, जिसमें नाम अगर पेरियोडिकल एसे की बात करें तो बड़ा नाम आपका आता है एडिसन और स्टील का, यानी टेटलर और जोसेफ एडिसन और स्टील, ठीक है, टेटलर और स्पेक्टेटर। Expository essay. In it, writer gives the explanation of an idea. Expository. Expose कर दिया किसको, किसी आइडिया को explain कर दिया author ने, ठीक है। Explanation of an idea, theme or issue to the audience by giving their personal opinion. किसी चीज को ऑथर ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। भाई क्लास छोड़ छोड़ के जाने लगे, मुझे लग रहा है नींद आने लगी या फिर ये आप बोर हो रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, थीम और एनी इशू, किसी इशू को, आइडिया को, थीम को ऑथर अपनी पर्सनल ओपिनियन से क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है, तो उसको क्या कह दिया, एक्सपोजिटरी ऐसे। नैरेटिव ऐसे, दिस टाइप is non-fictional in nature, describes a story with sensory descriptions. Persuasive essay requires a lot of research to claim and defend an idea. दूसरा नाम है ऑगमेंटेटिव essay. बहुत सारी रिसर्च की जरूरत होती है टू क्लेम एंड डिफेंड एन आइडिया, किसी आइडिया को क्लेम करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, और नाम देते हैं पर्सुएसिव एसे, ठीक है। चलिए, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, बस इसके बाद इस क्लास को यहीं पॉज करते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड, मजा आया होगा और आ भी रहा होगा। बैठे हुए सुन रहे हैं, एक अकेला आदमी 1.5 घंटे से बोले जा रहा है ना। ओपन हो पाया है क्या, ओपन हो पाया है, यस प्रदीप जी, समझा नहीं मैं आपकी बात। बायोग्राफी क्या है, पर्सन्स लाइफ बाय समवन एल्स। ऑटोबायोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बर्बाद कर दिया ऑथर ने ना एग्जामिनर ने पिछली बार। ऑटोबायोग्राफी कितने क्वेश्चन, एक पता नहीं कौन सन की आखिरी पेपर बनाने बैठा, ऐसे बस हर क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी मार डाला उसने ऑटोबायोग्राफी में, इसलिए पेपर में ठीक है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, particularly in second half of 17th century, पॉपुलर रहे 17th सेंचुरी के सेकंड हाफ में। बायो, लाइफ एंड ग्राफीन टू राइट, किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जब आप लिखते हैं तो उसको आप कहते हैं, जी जग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए जी। एस जी कह रहे हैं आज इतना ही काफी है, हाँ ओवरडोज हो जाएगी क्लास, है ना, ज्यादा पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा। ड्राइडन हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बायोग्राफी, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस चीज को, है ना। बायोग्राफी किसने यूज किया टर्म, ड्राइडन ने। कहां यूज किया, हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, राइट। चलिए ऑटोबायोग्राफी पे खत्म कर देता हूं ना, याद रहेगा आपको ऑटोबायोग्राफी पे कर दिया। पीस ऑफ राइटिंग अबाउट वंस ओन लाइफ, कैसी है, एक व्यक्ति है स्वयं के बारे में लिखा, आत्मकथा, बहुत सारे नाम आते हैं, जिससे आपका क्या माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ का नाम लिया जाता है, ठीक। रॉबर्ट सदीज फर्स्ट यूज्ड हिज टर्म इन दिस सेंस, पहली बार किसने यूज किया इस टर्म को, रॉबर्ट सदी ने। लार्जली ऑब्जेक्टिव, कैसी होती है ऑटोबायोग्राफी, ऑब्जेक्टिव होती है, बड़े पैमाने, बड़ी ऑब्जेक्टिव होती है। ऑटोबायोग्राफी ऑलवेज सब्जेक्टिव। देखिए एक क्वेश्चन यहां से बनाया इन इस एक लाइन से ही, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, और नेहा जी सभी के कमेंट्स मुझे तो सबके शो हो रहे हैं, शायद आपको आपस में ना दिख रहे हो, आई कांट से।
क्या सबको एक दूसरे कमेंट्स दिख रहे हैं? लेकिन मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स। ये है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स ही पढ़ता रहूंगा तो फिर शायद यहाँ जो कराना चाह रहा हूँ नहीं करा पाऊँ। जी ममता जी, अब सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं है, घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनता है लार्जली ऑब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी सब्जेक्टिव होती है, और जो बायोग्राफी होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशंस, द फर्स्ट वेस्टर्न बायोग्राफी। बुकर टी वॉशिंगटन की अप फ्रॉम स्लेवरी, जिसमें पढ़ के आए थे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। अच्छा, एक दूसरे के शो नहीं हो रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आपके सब मुझे विजिबल है, सबके विजिबल है, ठीक है। एक दूसरे को आपको नहीं दिख रहे होंगे, हाँ यूट्यूब पे एक दूसरे के दिखते हैं, यहाँ नहीं दिखते। Up from slavery, Helen Keller's The Story of My Life, and Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings। ठीक, इन दोनों तीनों के नाम भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक। तो क्लास हालांकि मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी ओवरडोज हो जाएगी, तो इसको जो मैटर है ये मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ आपको, और क्वेश्चंस भी ये मान के चलिए इस टॉपिक पे काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए हैं, कुछ और फ्रेम हो जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो मिले उस कंटेंट को आप करते जरूर रहिएगा। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, मजा आया होगा, और डेफिनेटली आज ये प्रण करके जाइएगा कि सिलेक्शन जितने लोग जुड़े हैं, सिलेक्शन सबको लेना है। सिलेक्शन तब लेंगे जब मेहनत करेंगे, जो रास्ता बता रहा हूं उसको ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। एडिशनली जो आप करते रहे हैं वो करते रहिएगा, लेकिन मैं जो करा के चल रहा हूं उसको बिल्कुल ही मत करिए, ठीक है। चलिए, नाउ बाय एंड गुड नाइट, कल होती है मुलाकात। हाँ, ये प्रशांत तोमर जी, देखिए इसमें लिखा है लार्जली ऑब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी ऑलवेज सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बायोग्राफी है। ये हम ये कमेंट जो है यहाँ से ये इस लाइन को यहाँ से ड्रॉप कर दीजिएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑलवेज सब्जेक्टिव, ठीक। जी थैंक यू अनुराधा जी, जी गुड नाइट। जी गुड नाइट सरिता जी, गुड नाइट श्वेता जी, मोहिनी जी, अनुराधा जी। जी अनुराधा जी, पढ़ा सुना नहीं मैंने, आपका कमेंट पढ़ा नहीं अभी। चलिए गुड नाइट। ये सब बुक में दिया है, बुक से पढ़ सकते हैं, जिसके पास है वहां से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए।